सोने और युद्ध का आपस में क्या रिश्ता है? अक्सर हम सब यही सुनते हैं कि भाई जब भी दुनिया में कहीं जंग छिड़ती है तो सोने के दाम तो आसमान छूने लगते हैं। लेकिन क्या ये बात वाकई में सच है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब जंग शुरू होती है तो गोल्ड की कीमत का असल में होता क्या है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि कीमतें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ये पक्का है। पर जैसा कि हम अभी देखेंगे, मार्केट की असलियत हमारी उम्मीदों से काफी अलग हो सकती है। और यहीं से ना मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। थ्योरी तो यही कहती है कि दाम ऊपर जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ये सिर्फ जंग पर डिपेंड नहीं करता। इसमें इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर कितना मजबूत है और इन्वेस्टर्स का मूड कैसा है, इन सब चीजों का एक मिला जुला असर होता है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले सोने की उस पारंपरिक इमेज को देखते हैं, जिसे एक अल्टीमेट सेफ हेवन माना जाता है। मतलब एक ऐसा ठिकाना जो सबसे सुरक्षित है, खासकर तब जब दुनिया में उथल-पुथल मची हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि सेफ हेवन एसेट का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी तिजोरी की तरह है जिसमें लोग अपना पैसा तब डालते हैं जब शेयर मार्केट जैसी जगहों पर तूफान आया हो। उम्मीद बस यही होती है कि इसकी कीमत या तो गिरेगी नहीं या फिर शायद बढ़ जाएगी। और पता है, ये थ्योरी कई बार बिल्कुल सच साबित हुई है। एक रीसेंट एग्जाम्पल ही देख लीजिए। 7 अक्टूबर के हमले से ठीक एक दिन पहले सोने की कीमत थी करीब $1,840 प्रति आउंस, और हमले के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ये कीमत $2,000 के पास पहुंच गई। मतलब बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। कई बार ऐसा भी हुआ है कि दुनिया में टेंशन तो बढ़ी, लेकिन सोने की चमक बढ़ने के बजाय फीकी पड़ गई। अब ये एक ऐसी पहेली है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये सच में चौंकाने वाला है। एक बड़े संघर्ष के शुरुआती हफ्तों में जब हर किसी को लग रहा था कि सोना सेफ हेवन बनकर ऊपर जाएगा, तब उसकी कीमतें 10% तक गिर गईं। ये उस सेफ हेवन थ्योरी के बिल्कुल बिल्कुल उल्टा था जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम इन्वेस्टर्स हैरान थे, नहीं, बड़े बड़े मार्केट एनालिस्ट भी सोच में पड़ गए थे। एक एनालिस्ट ने तो यहाँ तक पूछा, भाई उस सेफ हेवन वाले तर्क का क्या हुआ जो हम हमेशा इस पीली धातु से जोड़ते आए हैं? ये सवाल उस वक्त पूरे बाजार में गूंज रहा था। तो ठीक है, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां हम इस पहेली को सुलझाएंगे। हम उन असली ड्राइवरों की बात करेंगे, उन ताकतों की जो युद्ध के डर से भी ज्यादा पावरफुल हैं और असल में सोने की कीमत तय करती हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें एक इन्वेस्टर की तरह सोचना पड़ेगा। जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो लोग अपना पैसा बचाने के लिए भागते हैं, है ना? और उनके सामने आमतौर पर 2 बड़े और सेफ रास्ते होते हैं। एक तरफ तो है सोना, जो सदियों से एक ट्रेडिशनल सेफ हेवन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ है अमेरिकी डॉलर, जो आज की तारीख में दुनिया की सबसे भरोसेमंद करेंसी मानी जाती है। और अक्सर इन्हीं दोनों के बीच एक मुकाबला होता है कि इन्वेस्टर अपना पैसा कहाँ लगाएगा। अब ये जो चेन रिएक्शन है, ये बड़ा मजेदार है। समझिए ये काम कैसे करता है। जंग होती है तो तेल जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई में दिक्कत आती है। इससे क्या होता है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाती है। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। और क्योंकि सोने पर तो कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं, तो जब बैंक और बॉन्ड ज्यादा रिटर्न दे रहे हों तो सोना अपने आप कम अट्रैक्टिव लगने लगता है। सिंपल। इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, रियल यील्ड्स। चलिए मान लेते हैं कि एक बॉन्ड पर आपको 5% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन उसी समय महंगाई 3% है। तो आपका असली मुनाफा यानी रियल यील्ड हुआ सिर्फ 2%। और इन्वेस्टर्स हमेशा इसी असली मुनाफे पर नजर रखते हैं। अब जरा एक मजेदार चीज इमेजिन कीजिए। अगर हम बॉन्ड यील्ड्स के चार्ट को लें, मतलब बॉन्ड से मिलने वाले असली मुनाफे के चार्ट को, और उसे पूरा का पूरा उल्टा कर दें, तो जानते हैं क्या होता है? वो चार्ट लगभग परफेक्ट तरीके से सोने की कीमत के चार्ट से मैच कर जाता है। ये हमें क्या बताता है? ये साफ दिखाता है कि जब यील्ड्स बढ़ती हैं तो सोना गिरता है, और जब यील्ड्स गिरती हैं तो सोना चढ़ता है। इन दोनों के बीच एक ऐसा उल्टा रिश्ता है जो कभी-कभी जंग के शोर से भी ज्यादा ताकतवर साबित होता है। और रुकिए, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। आज का मार्केट ना पहले से बहुत बदल चुका है।
सोना अब सिर्फ तिजोरी में रखने वाली चीज नहीं है। अब ETF जैसे फंड्स आ गए हैं, जिनकी वजह से इसे खरीदना बेचना बहुत आसान हो गया है, और इसी वजह से इसमें वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा एक और चीज होती है, कुछ बड़े ट्रेडर्स जब दूसरे मार्केट्स में लॉस में जाते हैं तो वो अपना सोना बेचकर उस घाटे को पूरा करते हैं, और इससे सोने की कीमत अचानक से और नीचे आ जाती है। चलिए अब एक और जरूरी पॉइंट पर आते हैं। देखिए, हर जंग एक जैसी नहीं होती और हर जंग का मार्केट पर असर भी एक जैसा नहीं होता। लड़ाई कहाँ हो रही है और उससे किन चीजों पर असर पड़ रहा है, ये बातें सोने की कीमत के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये टेबल इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। जैसे जब मिडिल ईस्ट में कोई लड़ाई होती है तो उसका सीधा असर पड़ता है तेल की सप्लाई पर, और तेल वो तो पूरी दुनिया के लिए क्रिटिकल है, उसका कोई आसान ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। तो इससे क्या होता है, मार्केट में लंबी अस्थिरता आ जाती है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध ने खेती के सामान को प्रभावित किया। अब इन चीजों का विकल्प दुनिया के दूसरे हिस्सों में मिल सकता है, इसीलिए सोने पर इसका असर बस एक छोटा सा उछाल था, जिसके बाद चीजें स्टेबल हो गईं। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो अब हम सोने को समझने के लिए एक नया और ज्यादा बेहतर फ्रेमवर्क बना सकते हैं। अब पुरानी सोच से आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो सबसे बड़ी बात या कहें कि की टेकअवे क्या है, वो ये है कि युद्ध मार्केट की वॉलेटिलिटी को बढ़ाता जरूर है, एक चिंगारी का काम कर सकता है, लेकिन वो सोने की कीमत तय करने वाला अकेला फैक्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये पूरी कहानी का बस एक हिस्सा है, पूरी पिक्चर नहीं। ये जो चार्ट है ये असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। सोने की कीमत असल में कई चीज़ों के कॉम्बिनेशन से तय होती है, जैसे अमेरिकी डॉलर कितना स्ट्रांग है, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स पर क्या फैसले ले रहे हैं, ETF जैसे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, और हाँ, इन सब के साथ साथ जियोपॉलिटिकल डर का भी अपना एक रोल होता है। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो एक ऐसा संभावित संघर्ष है जिसका इम्पैक्ट हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। ताइवान पर अगर कोई लड़ाई होती है तो उसका अनुमानित इकोनॉमिक इम्पैक्ट है $10 ट्रिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसे ठीक से सोच पाना भी मुश्किल है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही रह जाता है, अगर इतने बड़े स्केल का संकट आता है तो इन्वेस्टर्स किसकी तरफ भागेंगे? अपने पारंपरिक सेफ हेवन सोने की तरफ, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी अमेरिकी डॉलर की तरफ? इस सवाल का जवाब ही शायद आने वाले वक्त में मार्केट्स का भविष्य तय करेगा।